नमस्कार, जय भीम। मैं महेश वर्मा। आप इस समय देख सकते हैं कि मेरे सामने एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 30 सालों से जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है और आज वो 55 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ साथ उन्होंने अपनी संघर्षशील बातों को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और लेखन के माध्यम से, वाचन के माध्यम से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं उनका तारुफ कराऊं। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश बैरवा जी, जो राजकीय महाविद्यालय बाबू सोबाराम महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष हैं और जो पिछले 25 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। साथ ही इनका परिचय इतना बड़ा है कि कई बार हमारे जहन में भी हम भी भूल जाते हैं, इसलिए मेरे हाथ में एक पेपर है और उसमें हमने उनका परिचय लिखा है। ये प्रोफेसर रमेश बैरवा जी प्रदेश संयोजक हैं शिक्षा बचाओ आंदोलन के, प्रांतीय संयुक्त सचिव हैं रूकटा के और साथ ही जेएनयू एल्यूमिनी एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव हैं और राजस्थान के, और जहां प्रांतीय सह संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच के। इन तमाम जो दलितों के जो मुद्दे हैं उस पर भी वो मुख्य तौर पर सड़कों पर आकर और सरकार से, प्रशासन से वो अपनी बात को आगे रखते हैं और साथ ही जनवादी लेखक संघ से वो जुड़े हुए हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सद्भावना मंच है, उससे भी पिछले 10 वर्षों से प्रोफेसर रमेश बैरवा जी जुड़े हुए हैं। सर, डेमोक्रेटिक भारत में आपने समय दिया और आज हम आपसे आपके लगभग 55 वर्षों के साथ साथ आपके जो संघर्षशील जो आपके जीवन जो निकल रहा है और जो आप संघर्ष की बुनियाद आज तक आप खड़े हुए हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए डेमोक्रेटिक भारत का संपादक होने के नाते आपके जन्मदिवस और जन्मदिन के लिए मैं शुभकामना अर्पित करता हूं। सर, बहुत बहुत शुभकामना। आप ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहें। रमेश जी, एक सामान्य गांव से और बिल्कुल ही एक ऐसे गांव से जहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा संचार नहीं था। आप बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि आर्थिक उन्नत नहीं था परिवार, एक दलित परिवार से आप आते हैं और गांव से निकलकर आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर आप डीयू से जेएनयू, ये पूरा एक सफर रहा और उसके बाद जो आपका आज भी जो सफर है एक अपने आप में यादगार सफर है। अब अपने सफर के बारे में हमारे डेमोक्रेटिक भारत के तमाम जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको आप बताएं। जी सर। नमस्कार। डेमोक्रेटिक भारत जो आज न केवल अलवर राजस्थान बल्कि देश में जी उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो सही मायने में जन अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। जी। जो जन समस्याओं को, जन अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित चैनल है। मैं ऐसे चैनल के साथी महेश वर्मा जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज मेरे इस खास मौके पर, जन्मदिन के मौके पर 1 जून ये मेरे से एक गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक भारत से जुड़े तमाम साथियों को भी मैं मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो मेरी बात को सुनेंगे। और बहुत सारे लोगों ने आज सैकड़ों की तादाद में मुझे बधाइयां दी है, फेसबुक से, फोन करके, और डेमोक्रेटिक भारत चैनल से भी मुझे बहुत शुभकामनाएं मिली है। इस सब के लिए साथी महेश वर्मा का बहुत बहुत आभार। जहां तक बात है मेरे जीवन की, जी, जैसा ये बताया गया है कि मैं शिक्षा बचाओ आंदोलन का प्रदेश संयोजक हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रूकटा का प्रांतीय संयुक्त सचिव हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैं राजस्थान के कॉलेज शिक्षा के आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूँ 1995 से ही। साथ ही साथ दलित शोषण मुक्ति मंच का मैं प्रांतीय सह संयोजक हूँ और दलित मुद्दे, सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दों पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो हक है
संविधान प्रदत्त जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, गरिमा में जीवन जीने का जो संवैधानिक हक है, वो दलितों को मिलना चाहिए। और सद्भाव मंच, जनवादी लेखक संघ जैसे मंचों पर भी मैं सक्रिय रहा हूँ। मेरी साथी, मेरी हमसफर रईसा के इनके साथ में भी। और जहां तक मेरी शुरुआती एजुकेशन जिंदगी का सवाल है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस गांव से, ये गांव गंगापुर सिटी के इलाके का एक गांव है, छोटी उदय नाम का गांव है। जहां तक मुझे याद है, जैसा मैंने आज भी अपने फेसबुक पेज से लाइव किया जी, दास्तान इस संघर्ष और शिक्षा जो मुझे याद है, जो मुझे याद है, तो उसके मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती मेरा जो जीवन था 5वीं क्लास तक, मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार में बहुत ज्यादा कोई तकलीफ थी। लेकिन मेरी माँ के देहांत के बाद में पिताजी का कुछ मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हमारा परिवार में काफी विपदाएं आने लगती है, क्योंकि रिलेटिवली हमारे यहाँ अन्य दलित परिवारों के कंपैरिजन में हमारे पास जमीन थी। उस जमीन से गुजारा हमारा चल जाता था। जरूरत पड़ती थी एडिशनल कुछ तो मजदूरी कर लेते थे, मिट्टी खोद करके जो एडिशनल काम है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं 6ठी क्लास में आया था तो मुझे ध्यान है माँ का देहांत हो गया, कुछ नासमझी के चलते और कुछ जो समाज में एक रूढ़िवाद होता है, ये टोटकों के चलते कोई समय पे इलाज नहीं ले पाए। मुझे आज भी उसका बहुत बड़ा मलाल है कि मेरी माँ का वो देहांत हो गया। उसका मेरे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ा और ये लगा कि ये जो इस किस्म के टोटके हम करते हैं, देवताओं के जाने का, शिक्षा का भी अभाव है, तो मुझे बाद में लगा कि शायद ये कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटी होती, कुछ ठीक सी समझ होती तो माँ बच सकती और थी। माँ मेरी बच सकती थी। बिल्कुल। तो वो जो माँ के गुजरने के बाद में मेरे परिवार में जो जॉइंट फैमिली था, बड़ी आपदा आ गई। दादी पे हम डिपेंडेंट हो गए थे, एक ही महिला हमारे परिवार में थी। चाचा भी मेरे से 5-6 साल बड़े थे, लेकिन मेरे बहुत दोस्त की तरह ही रहते थे। तो उसके बाद लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, मजबूती से घर का काम करते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे, पढ़ाई भी अच्छी करते थे। मैं शॉर्ट करना चाहूंगा अपनी स्टोरी को कि 10th क्लास में, जो 10वीं तक मेरे ही गांव में 10th का स्कूल था, इलाके के लोग भी वहां पढ़ने के लिए आते थे। तो मुझे खुशी है कि मैं अकेला स्टूडेंट था जब मेरे बैच में कि मैं फर्स्ट डिवीजन आया और मुझे काफी पुरस्कृत किया। उससे मैं प्रेरित भी हुआ और आगे चल करके फिर मैंने 11th की गंगापुर सिटी से, फिर मैंने बीए पास की गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी से। इसी दरम्यान हम देखते हैं कि जैसे ही मैं 10th में आया तो जैसा उस वक्त का समाज था, जैसी उस वक्त की रवायत थी, बाल विवाह की भी परंपरा जारी थी। तो 10वीं में आप फर्स्ट डिवीजन आए तो गांव वालों के और घर के एक सपने थे कि बेटा बड़ा एक अधिकारी बनेगा। हाँ, सपने 2 किस्म के होते थे उस वक्त। जी। एक तो ये था कि बेटा अच्छा पढ़े, मेरे दादाजी इस मामले में भी जागरूक थे कि बेटे पढ़े, लेकिन साथ ही साथ जो एक पारंपरिक धारणा होती थी कि अब चूंकि मेरी माँ गुजर गई थी, दादी पे बुढ़ापे का एक असर था, पारिवारिक जिम्मेदारी, तो ये भी सोचते थे कि शादी हो जाए तो शायद कोई एक महिला आ जाएगी और परिवार का वो हो जाएगा। लेकिन मुझे उस वक्त ये लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। और अभी भी मुझे हंसी आती है कि मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, चाहे वो आज मजदूरी करते हैं। जब मैं दिल्ली में पढ़ने गया तब वो मजदूरी करते थे, जगह जगह पर लेबर का काम करते, लेकिन मेरे आज भी वो इतने ही दिल के करीब है। तो जब गांव में आता था रिश्ता, सगाई करने वाले आते थे, उस टाइम का बाल विवाह करने थे, तो मैं उनसे हर स्थिति में बचने की कोशिश करता था। मैं एक बात यह शेयर करना चाहूंगा, प्लीज। मैं कैसे बाल बचा बाल विवाह से। उसका ये था कि जब
गंगापुर सिटी से हम वीकेंड पे आते थे राशन पानी लेने, जैसा कि अक्सर उस टाइम पे अपने घर से लेके जाते थे, चाहे वो आटा हो, दाल हो या कुछ भी, यदि किसी के घर में उपलब्ध है तो घी वगैरह जो भी है। तो मेरा ये था कि शाम को आए आप गंगापुर सिटी से, सैटरडे को आप आएंगे, जो भी शाम को मिला रोटी राबड़ी जिसको हम बोलते हैं खाया, और बुजुर्गों के बीच में जाके बैठना है, उनके पैर दबाना, उनको हुक्का भरना उस टाइम पर। तो वो बड़े खुश होते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा अलग ही है। फिर वो कहते यार देखिए रिश्ता है गांव में, लक्ष्मी को अपन लौटा नहीं सकते, नहीं तो थोड़ा पाप लग जाएगा। तो मैं धीरे धीरे पूछता था, जो गांव के काफी लीडिंग लोग होते थे जो पंचायत भी करते थे, मैंने कहा बाबा इसका क्या समाधान है। फिर पता नहीं कैसे कैसे ये आइडिया फिर मेरे जहन में आया कि क्यों नहीं फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन जो बच्चे हैं उनको हम बचा सकते हैं, थर्ड डिवीजन पास होने वाले बच्चों की सगाई कर दी जाए। तो कुछ इस ढंग का वो हुआ, एक फॉर्मूला निकाला आपने गांव में। और उन बुजुर्गों ने, मैं सल्यूट करता हूँ, आज वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे कई है जहाँ कोई नाम लेना इतना उचित नहीं है। वाकई उन्होंने मेरी बात को माना कि हाँ यार इस बेटे की इस बात को तो मानना चाहिए, क्योंकि गांव में सामूहिकता बहुत थी। आज ऐसा नहीं है कि बिखराव, आज तो परिवार में सामूहिकता नहीं है, मानवीयता थी। पहले पूरे मोहल्ले में सामूहिकता होती थी, कौन बच्चा कैसे कैसे क्या कर रहा है। तो मुझे ये फक्र है कि उस टाइम के जो गांव वाले लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी हमको बहुत इनकरेज किया, और ऐसे करके मैं बच के निकला। नहीं तो आए दिन वो रिश्ते वाले आ जाते थे। और साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरे फादर और डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा, जो बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के दो बार प्रेसिडेंट बने, मेरे साथी है, पारिवारिक मित्र है। उनके फादर, दोनों की ये एक बहुत युगल जोड़ी थी, हेला ख्याल में, हरि कीर्तन, नाटक वगैरह खेलने में इनमें। तो ये सबसे मुझे फायदा हुआ। लेकिन क्या होता है कि जैसे हेला ख्याल के लिए हमारी मंडली कहीं जाती थी किसी दूसरे गांव में, रात को हेला ख्याल गाते हैं, लेकिन सुबह देखते हैं कि नाश्ते के इनके टाइम पे नहा धोने के बाद में फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ये चौधरी, मेरे फादर को चौधरी बोलते थे, तो अच्छा चौधरी जी का बेटा है यार, इनका रिश्ता हम करेंगे, देखेंगे साहब ये 1 रुपया ले लो, ये बच्चा तो हमारा हो गया साहब। तो मुझे कैसे चाचा जी ने इन्हें थोड़ा सा टैक्टिकली बचाया कि नहीं कि अभी शादी आदि का। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उस टाइम भी मेरे गांव में एक ढंग की ऐसी चेतना बनी और मैं इस बाल विवाह से बचा। बिल्कुल। और उसके उपरांत उच्च शिक्षा के लिए मैं गंगापुर सिटी से आगे निकलते हुए मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का एक स्पेशल कोर्स किया, किरोड़ीमल कॉलेज में हमारी को अलॉट किया था हमारी कक्षाओं के लिए जी। और उसके बाद 1988 में मैं JNU गया। 1988 से 95 तक MA, MPhil, PhD का मैंने वहां अध्ययन किया और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप UGC का वो क्वालिफाई किया। उस हालात में जब हम उस वक्त आंदोलन में भी थे, जब देश में दंगा वाली स्थिति बनी हुई थी 89 में, बिल्कुल हिंदू मुसलमान, उस टाइम पे मंडल कमीशन का भी आंदोलन चल रहा था, मंडल कमंडल का दौर था। तो मंडल कमंडल और भूमंडल में तो कहूंगा भूमंडल का भी दौर वहां शुरू हो रहा था। तो हमने पढ़ाई की, आंदोलन भी किया जब जरूरत पड़ी समाज को। तो ये एक वो है। लेकिन साथ में मैं और ब्रीफ कर देता हूँ स्टोरी को कि 95 में फिर मेरा RPSC से सिलेक्शन हुआ। मैं यहाँ जनरली अवॉइड कर रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त है, मेरे रूममेट रहे सीनियर, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ, किशोर कुमार है, झुंझुनू से थे, लिंग्विस्टिक्स में थे। उन्होंने अपनी पत्नी से फॉर्म भरवाया और वो फिर मैं RPSC के इंटरव्यू में आया। और मजे की बात है कि 31 मई को ही मेरा सिलेक्शन हुआ, कल के दिन जी RPSC से। और उसके बाद से मैं पूरे कॉलेज एजुकेशन में विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूँ।
और शिक्षक और शिक्षा के सवालों को लेकर के रुकटा के मंच पर जी। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जेएनयू में पढ़ना और वहां पर अध्ययन करना, और आपने वहां एमफिल किया, पीएचडी किया, आपने एमए किया, एमए एमफिल फिर पीएचडी किया, वहां जाने का कौन लोग थे या कौन साथी थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया? क्योंकि इतनी बड़ा विश्वविद्यालय, भारत ही नहीं दुनिया में नामचीन विश्वविद्यालय है जहां से आप निकल कर आते हैं। मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत पर जिस तरह का जो दिखता है पूरा एक रूप और पूरा एक संघर्ष के जो दिखता है, मुझे लगता है कि जेएनयू का बहुत बड़ी छाप है। तो कौन मित्र थे या कौन से रिश्तेदार थे जिन्होंने आपको वहां जाने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया कि जेएनयू जाओ, वहां जाओगे तो आप एक बड़े अधिकारी बन सकते हो, बड़ा शिक्षक बन सकते हो? जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन आया था और जैसी उस वक्त की हालात थी, हम शाम को चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे हमारे अंकल की स्टेज के उम्र के हो, शाम को जनरली टहलने जाते थे तालाब की तरफ से और निवृत्त होने के लिए। तो वहीं झुंड बनता था, वहीं बहुत सारी चीज हम बातचीत करते थे। तो मेरे एक कजन अंकल जो बावनबास जो सेंटर है आईएएस आईपीएस ऐसे बिल्कुल पूरा गांव में बहुत आईएएस है, वो स्टेट बेयरिंग हाउस में वहां पे 4th क्लास से क्लर्क के पद पे प्रमोट होकर के गए थे। जी जी जी। और उनके मुंह से मैंने सुना था, उनका नाम भरोसी लाल है जी। जब हम शाम को एक दिन गए थे कि रमेश को तो एक जेएनयू वो नेहरू कॉलेज है दिल्ली में, जितना ध्यान था उनको, वहां पढ़ना चाहिए। चाहे वहाँ बावनवास के बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के जाते हैं, कलेक्टर बन करके आते हैं। वो मेरे दिमाग में डाला जी, वो मेरे दिमाग में डाला और मुझे ये लगा कि शायद मैं भी वहां पढ़ सकता हूँ जी। हालात घर की बहुत विषम हो चुकी थी, पिताजी अपने तरीके से टूट चुके थे माँ के देहांत के बाद में, बिल्कुल स्वाभाविक। और चूंकि ये सांस्कृतिक उनका बड़ा लगाव था हेला ख्याल से इनसे, तो कई बार ये स्थिति होती कि खेत में वो अपने बैलों को छोड़ करके भी वहां चले जाते जहाँ सांस्कृतिक आयोजन होते थे, फसल भी उजड़ जाती थी। हालांकि जमीन इतनी पर्याप्त थी कि काम चल सकता था, लेकिन वो जितना वो मेंटली वो हो गए। और इधर कई हमारे अंकल छोटे भाइयों की पढ़ाई का इनके खर्चे थे ऐसे करके। इसी बीच में लेकिन मेरा जुनून ये था कि मुझे पढ़ना है और इस पढ़ने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा तो इसलिए मैंने मेरे उसमें शिक्षा बचाओ आंदोलन का जो उसमें मैंने पहले संघर्ष लिखा है। बिल्कुल आपने जो, जबकि हम एक जिस संगठन से जुड़ा रहा उसमें स्टडी एंड स्ट्रगल है, शिक्षा और संघर्ष, लेकिन मैंने इसको मेरी लाइफ में जो सटीक बैठ रहा है वो है संघर्ष और शिक्षा। स्टडी एंड स्ट्रगल, शिक्षा के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल है। तो पहले संघर्ष किया, फिर शिक्षा हासिल की, फिर संघर्ष कर रहे हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए। तो जो ये जेएनयू जाने का आइडिया है मुझे उस अंकल से मिला और आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा इस वक्त, तो डिटेल स्टोरी में बाद में बताऊंगा जब मौका मिलेगा। तो जेएनयू हम पहुंचते हैं, जेएनयू पहुंचते हैं कैसे कि अंत्योदय की योजना चली थी, भैरव सिंह शेखावत, काम के बदले अनाज योजना। उसमें जब मिट्टी की इनकी खुदाई होती थी तो एक परिवार से एक व्यक्ति को काम मिलेगा, 5 किलो अनाज मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा था उसमें, करप्शन आ गया था। करप्शन किस बात का कि लोगों को काम देने के बजाय जिनके पास ट्रैक्टर थे उनसे वो मिट्टी खुदवाते थे और मस्टोल में झूठा भर लेते थे। उसका विरोध मैंने मेरे साथी जो कई मीनाओं के साथी थे, चाहे रामफल मीना जो डिस्ट्रिक्ट पहलवान बने अफसर है, राम प्रसाद मीना जो दिल्ली में शिक्षक बने, रामस्वरूप मीना, और भी कुछ ऐसे साथी से, इनसे मिलके हमने एसडीएम से शिकायत की। उस एसडीएम से शिकायत करने पर मेरे पे हमला हुआ, वो जो उप सरपंच मीना था उसके बाद मैंने बिल्कुल दिमाग में तय कर लिया कि मुझे राजस्थान में पढ़ना ही नहीं है। और मैं और स्पेसिफिक होकर कह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था जब SC/ST के बच्चों के लिए रेलवे के फ्री पास होते हैं, तो मैं कलकत्ता चला गया था जी, कि कलकत्ता में कुछ क्रांतिकारी लोग होते हैं वहां ज्यादा। फिर ये लोग तो एग्जाम देने गए थे, मैं WT था। अवध एक एक्सप्रेस चलती है लखनऊ तक,
तो पहले हमने आगरे का ताजमहल देखा, फिर तूफान महल ली। तूफान महल में कैसे WT में जाते हैं, आप देखते हैं कि टॉयलेट में भी आपको घुसना पड़ा, बिल्कुल जनरल डब्बे में आप बैठे। मैं वहां पहुंचा, बिल्कुल कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पहुंचा, मैंने पता किया कि कैसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सॉरी यू कैन नॉट बी अलाउड फॉर एडमिशन, क्योंकि आपका 10+2 का स्कीम नहीं है। मैं 11वीं वाली स्कीम से पढ़ा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक 1 ईयर का स्पेशल कोर्स होता है, अच्छा। उसके बाद में फिर आप एडमिशन ले सकते हो जी। तब मुझे ये वो जो आइडिया पहले से JNU का था, तब दिल्ली जाके और ज्यादा पुख्ता हो गया। मुझे ध्यान है कि 22 स्टूडेंट थे हम जब 1 ईयर स्पेशल कोर्स में पॉलिटिकल साइंस के रोडिमल कॉलेज में। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आज भी मुझे पता है। संगीता दहल जो प्रोफेसर है उड़ीसा से, और विजय अरोड़ा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उड़ीसा में, वो दोनों मुझे बीच में लेकर के बैठते थे, क्योंकि मैं उस दरमियान हिंदी टू इंग्लिश बदल रहा था। मैं मीडियम का भी मेरा जुनून था, मुझे इंग्लिश मीडियम में करना है, और उन्होंने मेरी बहुत सहयोग किया। वो मुझे समझाते थे इंग्लिश में, मैं उनको लेके बैठता, मुझे इस टॉपिक को आप समझाइए, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो सेमिनार हॉल है वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं बैठता था उनसे किताब लेके, वो समझाते। और जब JNU में टेस्ट आया 88 में एंट्रेंस टेस्ट, मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरा वहां होगा। और जब एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो बारिश के दिन थे, दोनों तरफ बड़े बड़े नाले, जहां हाथ पकड़ पकड़ के लोग पार करते थे, दूसरी पास जाना है। तो मेरे पास वो लेटर आया JNU का कि भैया आपका ये एडमिशन हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा घर ही खुद बाढ़ के उसमें आ गया था। और मुझे ध्यान है जो अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं, सुदर्शन सेठी जी, राजस्थान के जी। वो SDM थे और JNU से पढ़ करके आए थे, प्रोबेशन पे थे। मैं उनसे मिला और वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने मुझे 2 लोगों के नाम दिए कि आप जाइए JNU और यहाँ पे इनसे मिलिए, मोहम्मद इकबाल और बंशीधर प्रधान। बंशीधर प्रधान आज JNU में प्रोफेसर है। ऐसे करके मैं JNU पहुंचा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, JNU पहुंच के भी मैंने स्टडी किया, और छात्र आंदोलन में सक्रिय रहते हुए, और इस कमिटमेंट के साथ कि जैसे मैं पहुंचा हूं, मेरे से कम तकलीफ पाए मेरे इलाके के स्टूडेंट, के। तो जो फेलोशिप का पैसा मुझे मिलता था, GRF का भी इनका, मैं उसका बड़ा अंश हिस्सा स्टूडेंट से फॉर्म भरवाता था, उनको दिल्ली लाना, 10 लेके गया तो 1 का भी एडमिशन होता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मेरे कजन डॉक्टर गिरिराज बैरवा जो राजधानी कॉलेज में प्रोफेसर है, और दूसरे जो विद्यार्थी जो मैं लेके गया वो बत्तीलाल बैरवा जो JNU के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद मैंने और कोशिशें की, कई विद्यार्थी वहां पर पहुंचे। तो ये मेरा एक JNU का है। JNU में स्टडी एंड स्ट्रगल की परंपरा को हमने भरपूर जिया, अच्छे से पढ़ा, अच्छे अंक हासिल किए, और साथ साथ में संघर्ष किया समाज को समझने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए। एक सवाल ये आता है कि आप JNU से पढ़े, आप DU में आपने 1 साल का कोर्स किया, 25 साल से आप शिक्षा राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। क्या कभी आपने IAS बनने के बारे में सोचा? जैसे कि कहा जाता है आपके बारे में कि आपने IAS का जो जुनून था वो त्यागा, और आप सब शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे कि आप लोगों को प्रेरित कर सके। जी, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि जब मेरे को पहली सैलरी मिली थी गवर्नमेंट कॉलेज, लोहिया गवर्नमेंट कॉलेज चूरू में मेरा पदस्थापन हुआ था, सैलरी मुझे मिली तो मैं पिताजी जैसा खादी की ड्रेस पहनते थे, कुर्ता धोती रंगोछा जो है बीकानेर की वाली खादी, मैं ड्रेस लेके गया था। पिताजी से बात की, क्योंकि चरण छूने की हमारी इतनी बहुत परंपरा नहीं है, लेकिन हम बहुत खुश होकर के मिलते थे। और पिताजी हमारे छप्पर में बैठे हुए थे, आप जानते हैं घरों में छप्पर तो रहता ही है, चाहे मकान कितना ही पक्का बिल्कुल है, वो नेचुरल है। तो पिताजी ने एक बात कही जिससे मैं आपको थोड़ा बैक लेके चलूंगा। जी कि अरे भाई लेक्चरर तो यहीं का पड़ा हुआ बन जाए, है ना, कलेक्टर बनता है हिसाब से कर। वो गांव के अंदर है कि गांव में अगर पटवारी को भी कलेक्टर से बड़ा माना जाता है। वो इसलिए कि उससे पहले सारे गांव आसपास में रिश्तेदारी में ये चर्चा थी कि भाई सुखलाल का बेटा JNU पढ़ा तो कलेक्टर तो बनेगा, कलेक्टर बनेगा। IAS को नहीं जानते, वो कलेक्टर को जानते। लेकिन ये जो आइडिया था
जो शुरुआती जिस आइडिया ने मुझे जीनू लेके गया था, मेरे उस अंकल के उस बात से, लेकिन जब मैंने ठीक से अध्ययन किया सोसाइटी का, किताबों का, इनका, तब मुझे ये लगा कि शायद एक आईएएस ठीक है, कुछ दिन तो वो बड़े जोश में रहता है, बहुत वंचितों की सेवा करने के इनके लिए, लेकिन वो चीज वो नहीं कर पाएगा जो शायद मैं एक जागरूक शिक्षक होकर के कर पाएंगे, एक बुनियादी बदलाव के लिए कमिटेड एक शिक्षक होने के नाते मैं कर पाऊं। इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मुझे अभी भी पता है कि हरीश मीणा जी, नमो नारायण जी के छोटे छोटे भाई धर्म सिंह, धर्मी हम बोलते थे, और वो कई जो उस टाइम के स्टूडेंट थे, वो कहते हैं कि तू तो पागल है रमेश, तो हमारे इलाके का नाम डुबोएगा, आईएएस नहीं देता है, ऐसा करके। लेकिन मैंने मेरा एक सोसाइटी का अध्ययन किया, एक समझ बनाई, और ये अच्छे से तय कर लिया कि मुझे शिक्षक ही बनना है, और ये भी मैंने तय कर लिया कि मुझे दिल्ली में नौकरी नहीं करनी है, मुझे राजस्थान में जाना है, चाहे 5 लोगों को ही मैं बदलूं, चाहे तकलीफें कितनी हो, वो मैंने किया। इसलिए मैं आज तक कभी भी निराश नहीं हूं कि मैं ऐसे छोटे छोटे कॉलेजों में, क्योंकि मेरे साथी कई बार ये कहते हैं कि तेरा जो आइडिया है, तेरा जो लेवल है, जो सोचने का, कुछ करने का, वो यहाँ के अनुकूल नहीं है, यहाँ से बहुत ऊपर है। बिल्कुल। तो, लेकिन मेरा ये जिद है कि मुझे बदलना है चीजें। बिल्कुल। अब जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं रमेश जी का, वो इसी बात से है कि रमेश जी की जो सोच है, विजन है, और समाज को जिस दृष्टि से देखते हैं, और जिस गरीब, दलित, वंचित, अकलित समाज के जो छात्र हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें आगे ले जाने के बारे में वो सोचते हैं। और आज 1 जून है, इसीलिए डेमोक्रेटिक भारत उनसे उनके जीवन के 55 साल के जो बीता है, इनका जो जीवन, उसके बारे में हम विस्तार से ही नहीं, लेकिन हम कुछ कुछ अंश उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू हो सकता है और उस पर हम कभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। लेकिन अभी एक अगला सवाल, हमने आपके जीवन के बारे में पूछा, जेएनयू के बारे में पूछा, डीयू के बारे में, और अपने गांव के बारे में बताया। अब मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप पिछले कई अरसों से, मैं पिछले 20 साल से आपको जानता हूं, अब लगातार सड़क पर, अपने कॉलेज में, जयपुर में, शिक्षा बचाओ आंदोलन में, तमाम जगह आपकी भागीदारी, और साथ ही जो आपके जीवन संगिनी है रईसा जी की भी भागीदारी आपके साथ रहती है। आज के हालात के बारे में अगर आप बात कहें तो इससे मौजूदा 7 साल सरकार के और पिछले 70 सालों में 70-74 साल जो भारत को आजाद हुए हो गए, उनके बारे में क्या समझते हैं? आज के भारत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, इस स्टोरी को बहुत संक्षिप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा जी कि पिछले 70 सालों में जी, जब से देश आजाद हुआ है और संविधान लागू हुआ है जी, हम किसी पार्टी के उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक एकेडमिक फील्ड का व्यक्ति होने के नाते, एक शिक्षक, एक राजनीति वैज्ञानिक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पिछले कई लाइव में और कई मौकों पर कहा है, डेमोक्रेटिक भारत चैनल पे भी मैंने इसी अंदाज में कुछ बोला है कि हमारे देश में आजादी आई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, फ्रीडम एट मिडनाइट, संविधान बना, संविधान लागू भी हुआ 26 जनवरी 1950 को, आज 70 साल से ज्यादा हो गए। संविधान को हम बहुत अच्छा संविधान मानते हैं। संविधान सोशलिज्म की बात करता है, संविधान डेमोक्रेसी की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, साइंटिफिक टाइम पर सोशल जस्टिस की बात करता है। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात क्या है हकीकत में? हकीकत यह है कि देश में समाजवाद की बात हुई, लेकिन हकीकत में आया पूंजीवाद, क्रोनिक कैपिटलिज्म जी। आज जिसका स्वरूप क्रोनी कैपिटलिज्म है, मैं उस पर बताऊंगा आपको जी जी जी। तो बात की संविधान में जिक्र है समाजवाद का, हकीकत में हुआ पूंजीवाद, जिसको एक विद्वान ने तो बुर्जुआ सोशलिज्म यानी पूंजीपतियों का समाजवाद तक बोला है। गरीबी हटाने की बात भी खूब हुई हमारे देश में, गरीबी हटी नहीं, गरीबी की सूची से गरीब खूब हटे हैं, और जो गरीब नहीं है वो सूची में आ गए गरीबी की। हमारे देश में आम आदमी की भी सरकार बनी, लेकिन काम खास आदमी का हुआ। बिल्कुल है। हमारा
इंडिया बहुत ज्यादा शाइन भी किया, शाइनिंग इंडिया की भी बात हुई, अतुल्य भारत की भी बात हुई, हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी हुआ, हमारे यहाँ अच्छे दिन लाने की बात भी हुई है, वो सरकार भी आई। लेकिन आज हकीकत क्या है? माना कि प्राकृतिक और मानव संसाधनों का इस्तेमाल दोहन करते हुए आज इंडिया दौलत के हिसाब से दुनिया की 5वीं 4थी अर्थव्यवस्था है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टोरी क्या कहती है हमें? मानव विकास सूचकांक में इंडिया पिछले 1-2 साल में जहां 129वें स्थान पर था, वो और आगे लुढ़क करके 131वें पे आ गया। 107 देशों की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची है, जहां भूख का मापन किया जाता है, उसमें इंडिया का स्थान 94 है। दुनिया के आधे भूखे व्यक्ति इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। आज किसान की हालत क्या है? सरकारी निवेश कम होने से किसान आज बड़े संकट में है, और खेती जिसपे करीब 55% डिपेंडेंट है हमारी आबादी का, उस खेती का हमारी पूरी इकोनॉमी में 14-15% पर आ गया है। मतलब कितना सरप्लस हो गया है, उसको हम कहाँ खा पाएंगे? मजदूरों की हालत खराब है, विद्यार्थी युवाओं की तो हालत हम देख सकते हैं कि आए दिन बेरोजगारी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा संक्षेप में कि इस आर्थिक बदहाली के साथ साथ समाज में आज भी जिस बात को सबसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि देश में लोकतंत्र को हमें कायम रखना है, मजबूती देनी है, तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी हमें मजबूत करना होगा। लेकिन क्या हालत है उस सोशल जस्टिस के क्षेत्र में? सोशल ऑपरेशन, सामाजिक उत्पीड़न जाति और जेंडर के नाम पे तेजी से बढ़ रहा है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मेरे पास में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं नहीं, उन आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति ये है कि समाजवाद की जब बात इतनी की गई है, उसके बावजूद भी इस देश के 10% जो सुपर रिच है, धनाढ़ लोगों के पास में देश की 77% दौलत हो गई है। पिछले 20 साल में ये विषमता तेजी से बढ़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा, बढ़ती हुई आर्थिक विषमता, जाति जेंडर के नाम पर के आधार पर जो बढ़ता सामाजिक उत्पीड़न और धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा, बेमनस, ये आज की प्रमुख चुनौतियां हैं। और आज जो हमारा छात्र और युवा परेशान है, और विशेषकर इस कोरोना के कहर में तो और ज्यादा बदहाल स्थिति हो गई है। ये मेरे आज का भारत है, जिस भारत में कंप्यूटर की भी खूब बात हुई है, अच्छे दिन की बात हुई है, आम आदमी की सरकार की बात हुई है, समाजवाद की बात हुई है। तो आखिर क्या किया जाए? आपने बताया कि तमाम क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, जेंडर और जातीय उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, असमानता, लोकतंत्र पर भी हमला हो रहा है, संविधान पे हमले हो रहे हैं। तो आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकालें और किस तरह से एक फिर दोबारा से एक ऐसा माहौल बने जहां पर एक सामान्य गरीब, दलित, वंचित और सामान्य इंसान जो किसी भी वर्ग का हो, वो कह सके कि हाँ, ये मेरा मुल्क है और यहां मुझे आजादी है। जी, मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा जो हालात है उसको बदले जाने के लिए जरूरी है कि जैसे एक डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज करता है, उसको पहचानता है, वो समझना अत्यंत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे लिखने में, बोलने में तो हमारे समाजवाद की बात हुई है जी, लेकिन आजादी के बाद से ही मैं पूरी मजबूती से बोलना चाहूंगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की बातें हुई, लेकिन अंततः हमने इस देश में पूंजीवाद को ही प्रमोट किया है जी। जो पूंजीवाद पहले सरकार की मदद से चलता था, बाद में मार्केट आ गया है 1990 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर जी, जो पूरी बाजारू आर्थिक नीतियां हैं, और आज ये स्थिति हो गई है कि वो पूंजीवाद उस एडम स्मिथ का पूंजीवाद नहीं है जिसमें फ्री मार्केट और फ्री ट्रेड की बात कही है, सिद्धांतों की बात है। आज चहेतों का पूंजीवाद हो गया है। सरकार के कुछ चहेते हैं, और जैसे हम सुनते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वो हालत है। तो आज ये स्थिति बन गई कि हम दो हमारे दो, यानी दो ऐसे राजनेता, दो ऐसे उद्योगपति, पूंजीपति, उनका एक इतना बड़ी एक मधुर मिलन सा हो गया है। तो आज पूंजीवाद भी वो नहीं है जिसमें
मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार के सिद्धांत वाला हो। तो ये जो चहेतों का पूंजीवाद है, इसने घोर विषमता पैदा की है, और ये चहेतों के पूंजीवाद के जुल्म से, इसकी जो बदहाली से जनता में कोई आक्रोश पैदा नहीं हो। आक्रोश है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाना जरूरी है। कई बार वो साइंटिफिक टेम्पर की, जिसकी बात हमारे देश का संविधान करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, समस्याओं को समझने, उनके समाधान के लिए, तो हम ये देखते हैं कि ऐसे ऐसे कर्मकांड, ऐसे अंधविश्वास लाए जा रहे हैं जिससे हमारे देश का सांस्कृतिक पतन भी हो रहा है। सांस्कृतिक पतन इतना हो चुका है कि जिनके पास में आत्मा की सफाई का ठेका था, हमारे बाबाओं, धर्मगुरुओं के पास में, वो बाबा आज व्यवसायी बन चुके हैं। सत्ता में, व्यवसायी नहीं, उनमें से कई तो व्यभिचारी है जो जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये जो पतन है आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीति में कौन नहीं जानता, आज 80% करोड़पति हमारे देश की विधानसभा और संसद में चुने हुए थे। तो हम कैसे कैसे जनतंत्र है, इसमें आम आदमी भी कोई बड़ा लीडर बन जाएगा या वो जनता के, इसलिए जरूरी है कि आज तमाम जो शोषित पीड़ित, जो परेशान बदहाल तबका है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी युवा हो, मध्यम वर्ग हो, आपकी दलित आदिवासी महिला हो, इन सबको अलग अलग लड़ाई न लड़ करके एक साझा लड़ाई, एक संयुक्त आंदोलन की इनकी जरूरत है। तभी मौजूदा हालातों को बदल सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि आज के दौर में जब एक अंधेरा है, जहां लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोगों के बुनियादी हक छीने जा रहे हैं, निरंकुशता है, समाज में बेमनस है, नफरत है, हिंसा है, तो ऐसे दौर में जरूरी है कि बुद्धिजीवियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वही बुद्धिजीवी की आपने बात कही, मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों में सबसे आगे शिक्षक होते हैं। आप खुद एक शिक्षक हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं, वो कई बार मुख्य धारा में नहीं आते और अपनी बात को कहते हुए डरते हैं? क्या वजह है कि आप में वो जज्बा कायम है? आप एक राजकीय, एक सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर है, कई बार सरकार का जो अंकुश है, उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सरकार की जो नीतियां हैं, उसका भी दमन आप झेलते हैं। क्या कहेंगे उन शिक्षकों के बारे में कि जो वेतन तो लेते हैं पूरा, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात नहीं बोलते? जी रमेश जी। बहुत अच्छा सवाल आपका है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि माना कि शिक्षक संख्या में ज्यादा है इस देश में, लेकिन बुद्धिजीवियों की एक बड़ी विविधता है। एक ऐसी श्रेणी है, हम तो कहेंगे कि जो हर जगह पर है बुद्धिजीवी। जी। एक्चुअली बुद्धिजीवी दो किस्म के होते हैं। एक बुद्धिजीवी जो कन्वेंशनल तरीके से डिग्रीधारी होता है, जो अपना सर्टिफिकेट दिखा करके बुद्धिजीवी होने का प्रमाण देता है। जी। दूसरे बुद्धिजीवी वो है जिनको हो सकता है उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं मिला हो परिस्थितियों के बस, लेकिन वो भी समाज के बारे में सोचते हैं। जी। ऐसे भी लोग हैं जो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, मसलन पत्रकार है, वो लोग भी कितनी तकलीफें पा करके समाज के बारे में सोचते हैं, और जहां बदलाव के लिए भी आंदोलन चलते हैं उसका वो सपोर्ट करते हैं। मुझे फक्र है कि महेश वर्मा ऐसे पत्रकार साथी है। लेकिन जहां तक बात है शिक्षकों की, बिल्कुल सही है। शिक्षकों की तादाद, जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं, रुकटा, और रुकटा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है, जिसके पास करीब 5 लाख शिक्षकों की सदस्यता है। तो 5 लाख तो कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षक इस देश में है, लाखों की तादाद में स्कूल के शिक्षक। बिल्कुल ये सही बात है कि शिक्षकों की तादाद बढ़ी है, लेकिन ये भी है, जैसा आप चिंता प्रकट कर रहे हैं, मेरी भी अपनी चिंता है कि शिक्षकों की जो मेरी समझ है 3 किस्म की श्रेणियां हैं। जी। एक सबसे बड़ी तादाद न्यूमेरिकली है, वो ये है कि वो वेतन भोगी है, वेतन लेते हैं, अपना जो रूटीन का प्रोफेशनल काम है वो करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। कई लोग और दौलत इकट्ठी करने में भी लगे रहते हैं। और दूसरी श्रेणी ऐसे है
जो कहते हैं कि हम स्वतंत्र सोच के हैं, हमको राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं किसी साझा संघर्ष में शामिल होने से बचते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, संगठन से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है जो शब्द है राजनीति, इसको समझने की जरूरत है। राजनीति का मतलब कोई दलीय राजनीति नहीं है, दलीय राजनीति उसका एक हिस्सा है। राजनीति का मतलब है राज की नीति की समझ होनी चाहिए, सरकार की नीतियों की समझ होनी चाहिए। वो नीति कितनी जनहित में है, वो नीति कितनी हमारी संविधान सम्मत है, वो नीति कितने हमारे देश की बेहतरी के लिए, बेहतर भारत बनाने के लिए है। तो जब कोई ये कहता है कि मैं एपॉलिटिकल हूं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई राजनीति कर रहा है खुद। और जैसा हम स्टूडेंट लाइफ में कहते थे, when politics decides your future, decide what your politics should be। जब वो राजनीति जो सरकार की नीति है, आपका भविष्य तय करती है, आपके बच्चों के भविष्य को तय करती है, तो आपको तय करना है कि आप किस राजनीति के पक्षधर हैं। या कोई दलीय राजनीति का सवाल नहीं है, या देश की नीतियों को समझने की जो सोच है उसको राजनीति से है। लेकिन यहां भी हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो वैसे खूब बोलेंगे, खूब एक किस्म की चीजें फेंकते हैं, मतलब लेकिन है उनका भी एक अपने स्थान है। लेकिन जो जरूरी है आज के दौर में, महेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस डेमोक्रेटिक भारत चैनल के जरिए कि आज जरूरत है उन बुद्धिजीवियों की जो संघर्ष की बुनियाद पर अपनी बात को बोलते हैं। मुझे लगता है कि रमेश जी, जो तीसरे दर्जे का जो आपने शिक्षक बताया वो स्वयं आप ही हैं। चलते चलते मैं आपकी जो जीवन संगनी है, जिन्होंने आपका वैचारिक और कई वैचारिक तौर पर संघर्ष के हर जगह आपका सहयोग किया, उनके बारे में आप संक्षिप्त में बताएं कि किस तरह से आपको वो मोटिवेट करती हैं। जी, मैं इस पे आऊं उससे पहले आप जो पिछली वाली लाइन को मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूंगा। जी। जो तीसरी श्रेणी है बुद्धिजीवियों की, शिक्षकों की, जी, पहली बात तो मैं ये कतई भी मेरे को ईगो नहीं है कि मैं पहला ही व्यक्ति हूँ। शायद आपके संपर्क में, आपकी जानकारी में शायद मैं पहला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दिखता हूँ, लेकिन ऐसे कई साथी है जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस श्रेणी के लोग जिनकी यदि आप मेरे को ही उसमें रखते हैं, तो मेरी ये पुरजोर मानना है कि मैं अपना प्रोफेशनल काम करके न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करूं वेतन से, बल्कि समाज की भी मैं ज्ञान समझ डेवलप करूं। और साथ ही साथ यदि मुझे तो लगता है कि समाज में कुछ अनहोनी है, कुछ ऐसा नहीं है जिसका सपना हमारे आजादी के आंदोलन के शहीदों ने देखा था, ऐसा समता मूलक भारत तो हम अभी नहीं बना पाए। इसलिए ये कसक है, इसलिए जहन में ये दर्द होता है कि हमें उसके लिए काम करना चाहिए। तो मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ कि मैं अपने परिवार को पालता हूँ, समाज के बारे में सोचता हूँ, और समाज को बेहतर बनाने के लिए, बुनियादी बदलाव के लिए जो भी कोई प्रयास हो रहे हैं, साझा प्रयास, संगठनों के प्रयास, सामूहिक प्रयास, उनको मैं मजबूत करने का हिमायती हूँ, प्रबल पक्षधर हूँ। जहां तक बात आई मेरी जीवन संगनी, जैसे मैंने आज सुबह भी एक कविता के अंदाज में बोला था, वो जीवन संगनी क्या हम सफर है। मैं अर्धांगिनी नहीं मानता उस हिसाब से, पार्टीशन में नहीं मानता उस हिसाब से। वो मेरी हम सफर है, वो मेरी मोहब्बत है, और वो मेरी कॉमरेड है, हिसाब से संघर्ष के साथी है। मैं विस्तार में क्या जाऊंगा कि पिछले जब से भी मैं मिला हूं 96 से उनसे, उन्होंने हर मौके पर बहुत बहादुरी के साथ में मेरा साथ दिया है। और मुझे तो खुशी होती है कई बार जब वो मेरे से भी आगे निकलते हुए दिखती है, सामाजिक मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर,
जहां पर कई बार तो डर लगता है कि कोई हमला भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ी बहादुर है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मेरे परिवार को भी चलाने में उनकी अद्वितीय भूमिका है, बहुत लीडिंग रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार को भी एक रखने में ये ताकत है आपकी। तो साथियों, बिल्कुल हमने बहुत काफी विस्तार से कई बातें करी, और भी मुद्दों पे बात हो सकती है। रमेश जी का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा वृतांत है, और अब देख सकते हैं कि जहां रमेश जी बैठे हैं उनके पीछे भगत सिंह हैं, बुद्धा है और बाबा साहब है, और तमाम बुक और साथ ही जेएनयू एल्यूमिनी का एक प्रतीक चिन्ह है। तो ये अपने आप में ये तमाम जो चिन्ह हैं और तमाम जो तस्वीर हैं, इनके जीवन को और भी विराट बनाती है। और साथ में जिन्होंने अपने जीवन संगनी और जीवन साथी और जीवन के हमसफर रहीसा जी के बारे में बताया, उनको भी मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि वो जब सड़कों पर आती हैं और जिस तरह से वो शासन और सिस्टम जो है पूरी व्यवस्था में अपनी बात रखने के लिए पुरजोर तरीके से बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि रमेश जी उसी ताकत की बुनियाद पर आज अपने 1 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और आज फेसबुक पेज के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात कही है। और आज का दिन का अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए भारत के संदर्भ में, तो जातीय उन्मूलन कानून 1955 का दिन जो आज 1 जून है, आज ये कानून लागू हुआ था। और मुझे लगता है कि रमेश जी के जहन में, दिमाग में ये बात भी रही है कि जातियों का जो अंतर्विरोध है, जो खासतौर पर दलित समुदाय से रमेश जी आते हैं, उन्होंने पूरा ये दंश झेला है। जिस गांव से फिर दिल्ली गए, जेएनयू गए, और आज भी वो कॉलेज विश्वविद्यालय में सारी तमाम ये बातें देखते हैं कि दलित इस देश का बहुत बड़ा तबका है, लेकिन उसे अभी मुख्य धारा में नहीं पहुंचाया गया है या नहीं लाया गया है। उसके लिए रमेश जी जिंदगी मुझे लगता है कि ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपने समय दिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपार शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपनी बात को बोलते रहें, लिखते रहें, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से तमाम जो आपके साथी संगी साथी हैं, उनको और भी प्रेरित करते रहें कि वो भी दिल्ली जाए, जेएनयू में पढ़े, और बड़े से बड़े पद पर पहुंचकर गरीब, दलित, वंचित या किसी भी समुदाय का जो व्यक्ति है उसको आगे ले जाकर इस मुख्य धारा में लाकर सरकार से और सिस्टम से सवाल करें कि मैं भी इस देश का मुख्य धारा और मुख्य नागरिक हूं। और फैज अहमद फैज की एक लाइन है जो मुझे पूरी तो नहीं आती, लेकिन वाकई वो बहुत ही शानदार है। मैं चाहूंगा कि रमेश जी आप उस लाइन को कहें। क्या लाइन है? कि हम देखेंगे। जी रमेश जी। फैज अहमद साहब की जो लाइन है, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरां, हम देखेंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे। बहुत। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। ये लाइन अपने आप में आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और शानदार लाइन है। जब इस लाइन को आप वाकई सोचेंगे, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी, आपके जहन में, आपके दिमाग में सवाल कौंदेंगे इस सिस्टम से, सरकार से, और उस पूंजीवाद और जो धर्म और जाति जो दंश जो झेल रहा है गरीब इस देश का, जो चाहता है कि मैं भी मुख्य धारा में आकर अपने वजूद को बनाऊं, लेकिन इस पूरी सामाजिक व्यवस्था ने उसको आगे नहीं लाने दिया। और मैं चलते चलते फिर कहूंगा कि हमने अमेरिका में जो नस्ल भेदी जो उत्पीड़न था पिछले साल जो हुआ, उस पर भी हमने रमेश जी से एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, और उसके बारे में भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो साथियों, रमेश जी से हम इसी तरह से चाहेंगे कि वो ऐसे ही जिंदगी लिखते रहें, पढ़ते रहें, और भी संघर्ष करते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें। तो दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, डेमोक्रेटिक भारत से जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।